गाइस, कैसे हो सब बढ़िया होंगे, अच्छी सी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो रीट का सेशन चल रहा था, संक्रामक रोग पढ़ रहे थे ना। और संक्रामक रोग में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे और आज का लास्ट टॉपिक बचा है संक्रामक रोग में इनके निवारण के क्या नियम है। संक्रामक रोग के बचाव के उपाय हैं, वो सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज डिस्कस करने वाले हैं निवारण के सिद्धांत, निवारण के क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, इनके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। संक्रामक रोग क्या होते हैं सब कुछ डिस्कस कर लिया था। और अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसे संक्रमण से छुटकारा है वो कैसे मिलता है। लेकिन इससे छुटकारा मिलने की कठिनाइयां हैं। रोगों से संक्रमित हो जाता है कोई व्यक्ति तो उससे छुटकारा पाने की सीमाएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं। मैं बात करूं कठिनाइयों की तो क्या कठिनाई हो सकती हैं। कठिनाई हो सकती है कि इट मे बी पॉसिबल कि व्यक्ति शारीरिक रोग से ग्रसित हो, व्यक्ति जब रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके जो शारीरिक कार्य हैं उनको हानि हो जाती है। जो शारीरिक कार्य हैं या जो आपका फिजिकली हेल्थ है उसको बहुत फिजिकली हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज है वो पहुंचता है, बहुत ज़्यादा है वो हानि होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। क्योंकि लंबे समय तक रोग से ग्रसित होने पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्ति वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। सेकेंड ये कठिनाई है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इससे छुटकारा पाने में कठिनाई ये है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है। यानी कि व्यक्ति का उपचार तो हो गया है लेकिन उसे काफी टाइम तक बेड पर रेस्ट करना पड़ सकता है। ये भी इसके सामने एक चुनौती है। नेक्स्ट बात करें अगली चुनौती की, अगली कठिनाई की, वो है कि जब संक्रमित रोगी है, संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने वाला सोर्स बन जाए। जैसा कि इस टाइप पे जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी इससे छुटकारा पाने की एक सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस है वो बनाए रखिएगा। यानी संक्रमित व्यक्ति अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग फैलाने का सोर्स बन जाए। ये सारी की सारी इनकी सीमाएं हैं, इनकी कठिनाई है। क्वेश्चन ये उठता है कि हम रोगों का निवारण है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। रोग का निवारण किस प्रकार से कर सकते हैं तो इसके दो मेथड हैं। दो मेथड ये हैं कि इसकी दो विधि है। पहली विधि है सामान्य विधि और दूसरी जो विधि है वो आपकी होगी विशिष्ट विधि। ओके, सामान्य विधि और दूसरी होती है विशिष्ट विधि। सामान्य विधि यह है कि रोगी से ही दूर रहे। सामान्य विधि है कि रोगी से दूर रहकर भी क्या हो सकता है, रोगी से दूर रहकर ही संक्रामक रोगी से बचाव कर सकते हैं इस सामान्य विधि में। यदि हम सूक्ष्म जीवों की मैं बात करूं कि सूक्ष्म जीवों की फैलने की विधि के बारे में बात करूं कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से फैलते, हालांकि ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे फैलते हैं, लेकिन मैं बात करूं कि फैलने की विधियों को जानते हैं। इसको ज़्यादा आगे डिस्कस करने से पहले तो सुगमता होगी। पहला ये कि वायु द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं उनसे कैसे बचाव किया जाए। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों से बचाव इस प्रकार किया जा सकता है
कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाएं, खुले वातावरण में रहें। इस प्रकार से वायु द्वारा फैलने वाले जो संक्रामक रोग हैं, कौन कौन से रोग होते हैं मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसे बचा जा सकता है। दूसरा ये है कि जल द्वारा होने वाले रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है। इसके लिए यह है कि साफ जल पिए, दूषित जल का उपयोग ना करें। तीसरा यह है कि जो रोग वाहक हैं उस रोग वाहक द्वारा होने वाले रोगों से कैसे बचा जा सके। इसका मेथड यह है कि अपने आसपास के पर्यावरण में साफ सफाई रखें, मच्छर उत्पन्न नहीं होने दें। ये इसका जो है वो बचाव का तरीका आपको आपके सामने ये बचाव के तरीके हो सकते हैं। अब पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी सामान्य नियम होते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि यदि कोई बालक है वो खांसी जुकाम से ग्रसित हो गया है। ये सामान्य मेथड की बात कर रही हूँ, किस प्रकार से बचा जा सकता है। खांसी जुकाम से ग्रसित हो गया है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ये संभावना बनती है, ऐसा संभव हो सकता है कि उसके आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं, उसके चारों ओर जितने भी बच्चे बैठे हैं वो भी संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र है वो सबका अलग अलग होता है, यानी कि इम्यूनिटी है वो स्ट्रोंग होती है या किसी की कमजोर होती है। जिसकी कमजोर होती है उसको रोग हो जाता है, जिसकी स्ट्रोंग होती है उसको नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, सभी बच्चों को इसलिए नहीं होता है कि प्रतिरक्षा तंत्र है जो मानव का, वो क्या काम करता है, वो रोगों से लड़ने का काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में प्रविष्ट करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनके खिलाफ रिएक्शन करती हैं, उनके खिलाफ लड़ती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसीलिए सभी बच्चे हैं वो खांसी जुकाम से जो है वो ग्रसित नहीं होते हैं। यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है, यदि शरीर में रोगाणुओं की संख्या है जो नियंत्रित हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, तो रोग की अभिव्यक्ति है वो कम हो जाती है। रोग होने का मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति एकदम डैमेज में चला गया, ऐसा नहीं है। अगर रोगों की संख्या है वो ज्यादा होती है तो रोग की अभिव्यक्ति तीव्र होती है। रोगाणु की संख्या अगर शरीर में ज्यादा है तो रोग की अभिव्यक्ति तीव्र होगी। रोगाणु की संख्या अगर शरीर में कम होगी तो रोग की अभिव्यक्ति है वो आपकी कम होगी। गंभीर संक्रामक रोग हैं जो आपके गंभीर संक्रामक रोग होते हैं, गंभीर संक्रामक रोग वो मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ। गंभीर संक्रामक रोग क्यों होते हैं? ये प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता से होते हैं। अब प्रतिरक्षा तंत्र कब असफल होता है? जब इसको पर्याप्त मात्रा में पोषण न मिले। इसलिए संक्रामक रोगों के जो निवारण का सामान्य सिद्धांत है, सामान्य नियम है, उसका ये भी हो सकता है, उसके बचने की दूसरी जो मूल आवश्यकता है वो यह है आपकी कि उपयुक्त मात्रा में भोजन का मिलना। उपयुक्त मात्रा में क्या है? भोजन का है वो मिलना। ये हो गया आपका सामान्य मेथड। अब मैं बात करूं विशिष्ट मेथड की, विशिष्ट जो विधि है इसके बचाव की, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं तो एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं ना। विशिष्ट विधि एक उदाहरण के द्वारा किस प्रकार से समझाऊं? उदाहरण लेती हूँ चेचक का है वो उदाहरण लेती हूँ। आज से कई सौ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व चेचक एक बहुत बड़ी गंभीर भयानक महामारी हुआ करती थी।
जो व्यक्ति चेचक रोग से ग्रसित हो गया वो बहुत डरता था और उसके पास में अन्य लोग जो स्वस्थ लोग हैं वो चेचक रोगी के पास में जाने से डरते थे। लेकिन एक वर्ग ऐसा था, जैसे ये मान लो ये चेचक से ग्रस्त लोग हैं, ये चेचक से ग्रस्त लोग हैं, एक वर्ग ऐसा था, अन्य लोग तो चेचक से ग्रस्त व्यक्ति के पास में जाने से डरता था, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो कि खुद चेचक रोग से ग्रसित हो चुका था, चेचक रोग से ग्रसित हो चुका था। ये वर्ग इन लोगों की रक्षा करते थे, इन लोगों की सेवा करते थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्वस्थ व्यक्ति था, कोई दूसरा व्यक्ति था जो चेचक रोग से ग्रसित नहीं हो रखा था, वो तो इन लोगों के पास में आने से डरता था, तो वो क्यों डरता था और ये लोग क्यों नहीं डर रहे जबकि इनको तो ऑलरेडी चेचक हो रखा है। बिल्कुल इसका ये मेथड काम करता है यहाँ पे कि एक बार चेचक हो जाने के बाद में, जिंदगी में एक बार चेचक हो जाने के बाद में दोबारा चेचक नहीं होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि एक बार रोग हो जाने की, एक बार रोग हो जाने, कहने का तात्पर्य एक बार रोग हो जाने की कंडीशन में उसी रोग से बचने का यह तरीका है, बचने का यह तरीका है। एक बार रोग हो गया, एक बार चेचक रोग हो गया, तो उसी रोग से बचने का यह तरीका है। कौन सा तरीके की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, कैसे संभव होता है, और वो संभव होता है आपका प्रतिरक्षाकरण के नियम से, प्रतिरक्षाकरण के नियम से। प्रतिरक्षाकरण का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके शरीर में विशिष्ट रोगाणु है वो प्रवेश कर गए, विशिष्ट रोगाणु प्रवेश कर गए, वो लड़ते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के खिलाफ है, वो काम करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र उनके खिलाफ काम करता है, उन रोगाणुओं के प्रतिक्रिया करके उनको नष्ट कर देता है और उनको विशिष्ट स्मरण है, वो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कर लेता है, उसकी सेल है उनको याद कर लेती है उन विशिष्ट रोगाणुओं को। पहली बार ये जब रोग शरीर में प्रवेश करता है तो ये सारी मैकेनिज्म होती है। रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है पहली बार तो ये सारी मैकेनिज्म होती है कि प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती है, उस रोगाणु के खिलाफ क्रिया करती हैं और उसको क्या कर लेती हैं, उसको याद कर लेती है, स्मरण कर लेती हैं। नेक्स्ट बार क्या होगा, जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु शरीर में इंटर करेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं एक्टिव रहेंगी और देन उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उस रोग के प्रति, उस रोगाणु के प्रति, और वो रोग कभी नहीं होगा। इसका एक उदाहरण है चेचक। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जो इसका जो है वो, आप इस चीज को आप ध्यान में रखना, इसके इस पे इन्होंने डिस्कवरी की थी इसकी और काफी लंबा चौड़ा प्रयोग किया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर। तो मैंने ये सारा इसीलिए समझाया कि आप समझ सको कि कौन सा सामान्य मेथड में आता है, कौन सा विशिष्ट मेथड किस टाइप का होता है, ये सब। और यही है टीकाकरण का सामान्य नियम। टीकाकरण का सामान्य नियम क्या कहता है, टीकाकरण का सामान्य नियम, वैक्सीनेशन क्या है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह कहता है कि विशिष्ट रोगाणु की प्रति शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मूर्ख बना देना, यानी कि शरीर में मृत या इनएक्टिव कंडीशन में रोगाणु को प्रवेश करवाना इंजेक्शन के थ्रू और उनके खिलाफ है एंटीबॉडी निर्मित कर लेना और इम्यूनो सिस्टम को एक्टिव कर देना। अब आगे कोई रोग है वो एक्चुअल में होगा, कोई रोगाणु एक्चुअल में जीवित कंडीशन में
शरीर में इंटर करेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं ऑलरेडी एक्टिव रहती हैं उस रोगाणु के प्रति और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। यही वैक्सीनेशन की प्रोसेस में आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ यह होता है इस चैप्टर में और इस लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मैं यहाँ कुछ वो लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ? रोग। और रोग कौन से? वो रोग जिनकी वैक्सीन है वो तैयार हो चुकी है। वैक्सीन तैयार हो चुकी है। किन किन की वैक्सीन तैयार हो चुकी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, आपका हैजा है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, अक्सय रोग है, रेबीज है, आपका जो है टिटनस है, डिफ्थीरिया है, जो कुकर खांसी है, और आपका जो एक खसरा, मीजल्स। ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखनी है। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, क्षय, रेबीज, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और खसरा। इतनी चीज है, इतने जो रोग हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें से ये बताना था कि किसकी वैक्सीन है वो तैयार नहीं हुई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, लिख के इस चीज को याद रख लेना। आप ट्रिक बनाओ, कैसे भी समझो, कैसे भी याद रखो, उस हिसाब से आप इसको याद रख लेना। तो चलिए यहाँ पे जो संक्रामक रोग का वो चैप्टर है कंप्लीट होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैसे किस हिसाब से पढ़ेंगे इसको। एक सूक्ष्म जीव से संबंधित 3-4 जगह है इस टॉपिक को दे रखा है। इनको सबको एक जगह करके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो संक्रामक रोग कंप्लीट हो चुका है। देन आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो होने वाले संक्रामक रोग हैं, यानी कि संक्रामक रोग कैसे बचाव कारण, ये कंप्लीट हो चुका है। हालांकि पूरा नहीं हुआ है, बचाव कारण ये जो एक लास्ट में वो दे रखा था, जो लास्ट नंबर पे जीव से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि संक्रामक रोग से होने वाले जो रोग हैं, आपके 5 रोग दे रखे हैं, क्षय रोग है, टिटनस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। जैसा सिलेबस में दे रखा है उस हिसाब से स्टडी करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।